हे एवरीवन, एजुकेटर प्रिया दमेजा हेयर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ हम रेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको रिकार्डेंट थ्योरी स्टार्ट करवाई थी। रिकार्डेंट थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के लिए। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट्स होते हैं आपके, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए, आज हम फर्दर बात कर रहे हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन पर्पज के लिए बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में किया क्या था। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एक मेथड होता है कल्टीवेशन का, जहाँ पे आप ज्यादा लैंड को यूज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ लेबर और कैपिटल वगैरह जो भी लगाई है वो सेम रखनी है, लेकिन अब लैंड की है जो यूजेस, लैंड की जो है डिमांड वगैरह, उसको इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। जैसा कि हमने किया था कि जिस लैंड की फर्टाइल ज्यादा अच्छी होगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसका रेंट भी ज्यादा बनेगा। जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि जो रिकार्डियन है उसने ये एज्यूम किया कि एक नई कंट्री बनी है, तो वहां पे उसने पूरी लैंड को 4 ग्रेड्स की लैंड में बांट दिया था: ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। तो ए ग्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छी फर्टिलिटी की लैंड थी, फर्टाइल की लैंड थी, तो उसका रेंट सबसे ज्यादा था एज कम्पेयर टू डी। क्योंकि डी की जो है फर्टिलिटी अच्छी नहीं थी, तो डी को उसने मार्जिनल लैंड बोला था, क्योंकि वहां पे उसका कोई भी रेंट राइज नहीं हो रहा था। तो ये था आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का रिवीजन पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, एक्सटेंसिव में क्या होता था कि आप सेम लैंड, सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर, सॉरी, आप सेम नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ कैपिटल जो भी आपने लगाई हुई है, आप उसके ऊपर उसको सेम रखते हो, मोर लैंड को आप यूज करते हो। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मेथड में क्या था, जहाँ पे आप मोर लैंड यूज करते हो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा लैंड को यूज करते हो। लेकिन जो हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन है, इसमें क्या होता है, आपका जो यूनिट्स है ना, लेबर, कैपिटल, ये आप चेंज करते हो, इसको आप इंक्रीज करते हो ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। आपके पास लैंड उतनी ही है, लेकिन आप अपने नंबर ऑफ जो लेबर्स वगैरह है उसको इंक्रीज करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओके। तो intensive cultivation refers to that cultivation wherein to increase the production, more and more units of labor and capital are employed on the given piece of land। तो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप अपना जो नंबर ऑफ लेबर्स है और कैपिटल है उसको इंक्रीज करते हो। तो अंडर द इंटेंसिव कल्टीवेशन, एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एट डिमिनिशिंग रेट। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होती है, बट आपकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एट द डिमिनिशिंग रेट होती है। ओके। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बट एडिशनल जो है आप लेबर वगैरह जब आप लगाते हो, तो आपकी जो प्रोडक्शन है डिमिनिशिंग रेट पे होती है। देखो, एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक फार्मर काम कर रहे हैं, ये मान लो लैंड, पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है, एक लेबर काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी प्रोडक्शन उसने करनी है। ठीक है। जैसे ही आपका जो है आप नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करते हो, तो ये जो है पार्टीशन होती जाती है, मतलब उनका जो काम है इतना इतना ही रह जाता है। तो आपकी जो प्रोडक्शन है इंक्रीज तो होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होती है। अगर हम इसको फिर से समझते हैं, ये जो पूरी लैंड है, अगर आप एक ही लेबर और लगाते हो, तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि इसने भी अपने एफर्ट्स करने हैं, इसने भी अपने एफर्ट्स करने हैं, तो दोनों लेबर्स मिलके आपके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करते जाओगे, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी जरूर, बट एट द डिमिनिशिंग रेट। क्योंकि जो पीस ऑफ लैंड है वो तो आपकी सेम है ना, जहां से प्रोडक्शन होनी है वो तो सेम है, वो सोर्स सेम है। तो इस तरह से ये इसका ड्रॉबैक भी बन सकता है। तो ओवरव्यू में आपको इतना बता रही हूँ कि जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है वो ये कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन में कि आपका जो गिवन पीस ऑफ लैंड है वो नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करता है, बट आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो हो जाती है एडिशनल यूनिट्स की वजह से, बट एट द डिमिनिशिंग रेट। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली अ फार्मर विल गो ऑन अप्लाइंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन हिज लैंड टिल सच अ टाइम एज द प्राइस ऑफ मार्जिनल आउटपुट बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। वो तब तक उसको अप्लाई करता है जब तक जो उसकी है जो प्राइस है मार्जिनल आउटपुट का, आउटपुट जो उन्होंने बनाई है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं आ जाते हैं। तो दैट डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड द मार्जिनल डोज। मतलब जो लास्ट वाली होगी ना, जिसके साथ जो जिसकी आउटपुट है हमने कॉस्ट के इक्वल देखनी है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल डोज, ठीक है। तो ये डोज क्या है, डोज आपका वही है लेबर और कैपिटल जो आप इंक्रीज कर रहे हो, ओके। तो all the doses prior to those dose this dose will be called the intramarginal doses। तो ये जो लास्ट वाली डोज है ना, देखो उन्होंने पहले क्या कहा कि आपकी जो मार्जिनल आउटपुट होगी, प्राइस ऑफ मार्जिनल आउटपुट बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अरे आप कौन से मार्जिनल आउटपुट की बात कर रहे हो? जो मार्जिनल डोज जो लास्ट वाला होगा ना, उसने जो प्रोड्यूस करके दिए है आपको, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आपको वो प्रोड्यूस करके देता है आउटपुट, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला होगा, दैट डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड द मार्जिनल डोज, उसको हम मार्जिनल डोज बोलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी डोजेज होंगे, जितने भी लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन करके आपने लगाया होगा, वो आपकी होगी इंट्रा मार्जिनल डोजेज। तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द आउटपुट ऑफ इंट्रा मार्जिनल डोजेज एंड द मार्जिनल डोजेज। तो ये जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कह रहे हैं, कि जो लास्ट वाला वही आपने जो पीछे पड़ा हुआ है ना मार्जिनल में, लास्ट यूनिट से जो आउटपुट मिल रहा है उससे पहले जो आउटपुट मिल रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रेंट है। तो जो लास्ट वाला होता है जिसके साथ हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट कॉस्ट के इक्वल है, उसको मार्जिनल डोज बोलते हैं। इससे पहले का इंट्रा मार्जिनल डोजेज होते हैं। तो इंट्रा मार्जिनल डोजेज और मार्जिनल डोज दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका रेंट, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे भी आपको समझाया गया है। देखो आपका जो रेंट है, डोजेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे देखो आपका जो है प्रोडक्शन फर्स्ट डोज ऑफ लेबर से, तो आपकी जो फर्स्ट डोज ऑफ लेबर से प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 20 क्विंटल्स की हो रही है, ठीक है, फर्स्ट डोज से। तो सेकंड से कितनी हुई, फिर आपको सेकंड से आपको हुई 15 क्विंटल्स की, 15 यील्ड आपको है जो वो डोज हुई है। इसी तरह से अगर थर्ड को अगर हम देखें, फोर्थ को देखें, जितने भी आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो, तो जो मार्जिनल आपका डोज होगा, मार्जिनल डोज होगा लास्ट वाला जो होगा, उससे आप जितना प्रोड्यूस करके दे रहे हो और जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है रेंट। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास हमने दो ही लिए हैं ना ज्यादातर, तो अभी जो सेकंड वाला है उसका 15 है, ठीक है, और उससे पहले कितना हो रहा था, 20 हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, तो 5 क्या है उसका जो रेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंस होगा वो आप रेंट बताते हो। जो फर्स्ट डोज ऑफ लेबर और कैपिटल से बना, फिर सेकंड से बना, फिर थर्ड से बना, फिर इसी तरह से फोर्थ से बना, इसी तरह से इंट्रा मार्जिनल डोजेज जो भी होंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसी को हम देखें डिटर्मिनेशन इसकी, तो मेजरिंग अपवर्ड फ्रॉम द मार्जिनल डोज, ये मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से समझा देती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, आपकी जो पहले है जो आपकी है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, जो है आपकी एआरपी, ठीक है, ये रही ये। और उसके बाद आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो पहली वाली है वो ये है, ओके, ये जा रही है। तो ये रहे आपके सीसी होगी आपकी, वेजेस हो गए आपके, सॉरी आपका जो भी है कॉस्ट वगैरह, ठीक है, वो हो गए। तो ये होगी आपकी, तो ये किस पॉइंट पे इक्वल कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे इक्वल कर रहे हैं, ई पॉइंट पे इक्वल कर रहे हैं। तो जो आपका प्रोडक्शन लेबर है, लेबर और कैपिटल, वो ओ एम है, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ लेबर डोजेस
और कैपिटल, मतलब आपको इतना लगाना है। यहाँ पे कोई भी रेंट अराइज नहीं होगा क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये आपका W है, जो इसको आप यहाँ पे C लिख लो ताकि आपको इजी हो जाए। तो W ये आपका C है, C का मतलब आपकी कॉस्ट है, जहाँ भी आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी सारे इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी रेंट अराइज नहीं होता है। अगर आपकी जो प्राइसेस है आउटपुट के वो इंक्रीज हो जाते हैं, अभी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए, क्या हो गए, आर हो गए, किसके, आउटपुट के। तो जब आपके आउटपुट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो वही आपकी रेवेन्यू होगी, तो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी, नई वाली MRP2। तो ये आपकी होगी, ये अपवर्ड शिफ्ट कर गई है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपकी कर्व है CC, ये वाली जिसको CC बोलते हैं, ये वाली कॉस्ट कर्व है जो आपकी, ये अब किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये अभी कट कर रही है E1 पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका बन गया नया इक्विलिब्रियम। तो दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शोज दैट द नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल राइजेस फ्रॉम OM टू ON। तो आपको इतने नंबर ऑफ लेबर्स है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय OM, मतलब सॉरी MN, ये जो प्रोड्यूस करेंगे, ये वाले नए लेबर जो आए हैं, ये जो प्रोड्यूस करके देंगे हमें, जो नई हमारी डोज है लेबर और कैपिटल की, वो और जो हमारी टोटल कॉस्ट है, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा सरप्लस, जिसको हम बोलेंगे रेंट, ठीक है। OC1, ये मैंने C करवा दिया आपका, OC1 E1, ठीक है। उसके बाद N1 जो आपकी प्रोडक्शन, N है जो आपकी नई प्रोडक्शन, ये आपकी मार्जिनल वाली होगी ना, तो उससे पहले जो आपकी हो रही थी, जितनी भी आपको कॉस्ट पड़ रही थी, वो आपका जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा आपका सरप्लस, ये देखो, ठीक है। ये आप यहाँ से रीड कर लेना। टोटल आउटपुट विल बी WRE1N and this is a surplus, increase will be the termed as rent। तो ये आपका बन जाएगा रेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल बात कही है। तो इसमें क्या बताया गया है आपको कि जितने आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, आपको नंबर ऑफ लेबर और जो आपकी कैपिटल है जिसको हम डोजेस बोलते हैं वो आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जरूर, बट एट द डिमिनिशिंग रेट। तो जो आपकी इंट्रा, मतलब नए वाले लेबर से आने से पहले जो आप अर्न कर रहे थे और जो आपने आपकी जो नई प्रोडक्शन हुई है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सरप्लस बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हमारा रेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम अपने मॉडर्न थ्योरी के, सॉरी क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। क्रिटिसिज्म के बिना तो हर एक थ्योरी इनकम्प्लीट सी मानी जाती है। तो रिकार्डियन थ्योरी है ऑफ द कंपैरेटिव कॉस्ट बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ द वैल्यू विच इटसेल्फ इज अनरियलिस्टिक। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक थ्योरी है। तो जो लेबर थ्योरी है, वैल्यू इटसेल्फ इज अ वेरी डिफेक्टिव एज इट इज बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक assumption लाइक लेबर बीइंग ओनली द प्रोडक्टिव फैक्टर, होमोजेनिटी, लेबर यूनिट्स, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड फ्री कंपटीशन। आपको अगर पिछले वाला लेक्चर याद हो तो आपने ये वाली assumption सारी पढ़ी थी। रिकार्डियन ने ये माना था कि सारे के सारे लेबर्स एक जैसे होंगे। तो सारे के सारे लेबर्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं, होमोजेनिटी कैसे हो सकती है, एक बंदा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है, मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगा के ज्यादा काम करने वाला होता है, एक जो बंदा है वो काम चोरी वाला होता है, वो उसको काम करना, लेजी पर्सन होता है, उसको काम करना पसंद ही नहीं होता है। तो सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो परफेक्टली मोबिलिटी बताया इन्होंने कि हर जगह पे आप ये वाली लेबर को यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सही नहीं है। जो थ्योरी का जो मेन बेस है यही इन्होंने गलत लिया है, ठीक है। तो जो रिकार्डियन थ्योरी है wrongly assumes that the labor as a homogeneous factors। तो इन्होंने गलत लिया है कि लेबर है जो वो खाली, पहले तो इन्होंने ये कहा कि लेबर ही ओनली फैक्टर होगा, देन फिर इन्होंने ये कह दिया कि सारे के सारे एक जैसे होंगे। तो ये बहुत ही गलत assumption है, ठीक है। तो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
तो जो हमारा अनदर ड्रॉबैक है रिकार्डियन थ्योरी का, वो है इसका प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज दैट, देखो जो कंपैरेटिव कॉस्ट है तो ये मान के चलते हैं कि जो आपकी रिटर्न्स होंगी, रिटर्न्स टू स्केल होंगी, वो कांस्टेंट होंगी, एंड थस द कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन बोथ द कंट्रीज। जो हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है, तो इन्होंने कांस्टेंट जो है आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट कॉस्ट वगैरह के ऊपर, कांस्टेंट स्केल के ऊपर फोकस किया है कि एक कंट्री एक ही चीज प्रोड्यूस करेगी, बाकी की जो उसकी नीड, मतलब जो इसका कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब कहने का ये है कि लाइक जो इंडिया है, इंडिया के पास कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स है, नेचुरल बाय गिफ्ट गिफ्ट है नेचर के द्वारा, तो वो उनकी जो जो भी प्रोडक्शन करेंगे उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम पड़ेगी, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया उनका ये। अगर दूसरी कंट्री की बात करें, अगर वो यही वाली प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसा माना गया था कि जिस कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है जिस चीज में है, तो वो उसको प्रोड्यूस करे, बाकी की जो कंट्रीज है वो उसको इम्पोर्ट कर ले। तो ऐसा वहां पे भी अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट रिटर्न जो है आपकी नहीं होती है। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, इन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम में, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, नहीं है, ये गलत चीज है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। तो रिकार्डिंग की जो थ्योरी है वो कंपैरेटिव कॉस्ट को इग्नोर कर रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो उसको इग्नोर कर रही है। इन्होंने खाली प्रोडक्शन की बात करी है, कंपैरेटिव कॉस्ट में की बात करी है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की तो बात ही नहीं करी है। कोई भी चीज को आप प्रोड्यूस करते हो, आपको इधर उधर वगैरह लेके आने जाने का कुछ भी खर्चा पड़ता है, इन्होंने इग्नोर किया है। तो जो रिकार्डियो है उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव मॉडल को यूज किया है, खाली जो इनकी थ्योरी है रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन पे लगती है, इट रिलेट्स टू द टू कमोडिटीज एंड टू कंट्रीज ओनली। वही हो गया ना कंपैरेटिव कॉस्ट, कि एक कंट्री जिसके पास कंपैरेटिव कंपैरेटिव एडवांटेज के कारण जो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज जितना ज्यादा मिल रहा है वो उस हिसाब से उतना उतना प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल यूएसए को सॉरी मैंगो प्रोड्यूस करने में इजी पड़ता है, चीप पड़ता है, और जो हमारा इंडिया है उसको वीट प्रोड्यूस करने में सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों अपने अपने जिसमें स्पेशलिस्ट है, जिसमें इनको कॉस्ट वगैरह कम पड़ती है, वो चीज प्रोड्यूस करेंगी, तो फिर एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये खाली रिस्ट्रिक्टिव मॉडल इन्हीं दो बातों के ऊपर मेन फोकस करता है। तो इसने खाली सप्लाई साइड ही ली है, ठीक है। तो ये थ्योरी एज्यूम करती है फ्री ट्रेड एंड अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्टली मोबिलिटी। तो उन्होंने यही बोला है कि परफेक्टली मोबाइल है सारे के सारे लेबर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। नो रीजनल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर, इन्होंने बोला कि सारी की सारी जो लैंड होगी वो ओरिजिनल होगी, ये एजम्पशन थी इनकी, लेकिन ऐसा नहीं है, ओरिजिनल नहीं होती है। तो जो जैसे जैसे आप लैंड को प्रोड्यूस करते जाओगे, डेफिनेटली उसकी जो फर्टिलिटी है वो चेंज होती रहेगी, वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं रहेगी, वो डिस्ट्रक्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई इनकी। उसके बाद जो रेंट है इज नॉट ड्यू टू द फर्टिलिटी बट ड्यू टू द स्केर्सिटी, वो फर्टिलिटी की वजह से नहीं होता, वो स्केर्सिटी की वजह से होता है, रेंट जो हमारा होता है। क्योंकि जो हमारी फर्टिलिटी है, अगर सारी की सारी लैंड की इक्वल होगी तो फिर रेंट कैसे अराइज होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो स्केर्सिटी है वो मेन रीजन है रेंट अराइज होने का। ऑल द लैंड्स आर इक्वल फर्टाइल, इन्होंने बोला कि सारी की सारी लैंड इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी तो लगता है, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द नो रेंट लैंड, ऐसी लैंड जिसपे कोई रेंट ही नहीं है, रेंट इन्होंने बोला ना कि वो मार्जिनल लैंड होगी जिसकी फर्टिलिटी कम होगी। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनका ओपिनियन ये है कि इफ अ पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट टू द सेवरल यूजेस देन इट यील्ड्स रेंट, अगर इसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाए तो वो ये रेंट देगी, क्यों नहीं देगी, रेंट देगी। तो कोई भी ऐसी लैंड नहीं होती जिसका रेंट ना हो। तो इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की रॉन्ग अजम्पशन ली है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, बट एक्चुअल वर्ल्ड में इम्परफेक्ट कंपटीशन है आज के टाइम पे। रेंट एंटर्स इनटू द प्राइस, तो जो हमारा रेंट है अकॉर्डिंग टू रिकार्डियो रेंट डज नॉट एंटर इनटू द प्राइस, रेंट ने रेंट को प्राइस में मतलब कॉस्ट में कंसिडर ही नहीं किया है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें कंसिडर ही नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर रेंट
आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है तो वो डेफिनेटली वो प्राइस में जाएगा ही जाएगा, वो आपकी कॉस्ट उससे इंक्रीज होगी तो फिर आपका जो गुड्स का प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब कि जो अजम्पशंस है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लिया है। इन्होंने सिर्फ ओनली एंड ओनली वन यूज ऑफ लैंड लिया है, खाली उसके ऊपर एग्रीकल्चर ही हो सकती है, कल्टीवेशन ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सारी की सारी जो है क्रिटिसिज्म बन जाते हैं इस थ्योरी के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। ये आपकी इतनी थी, अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है और लेंथी भी है, तो आपको लेंथ बनाते हुए चलना है। 15 मार्क्स में अच्छा खासा सारा कंटेंट कवर हो जाए। तो एक सुजेशन है, तो बस यही बटा आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपने कंटेंट मतलब एक ही पॉइंट को ज़्यादा लंबे से एक्सप्लेन नहीं करना होता है, आपको नंबर ऑफ पॉइंट से ज़्यादा डालने होते हैं। मतलब आप कहना कम शब्दों में ज़्यादा कहना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपने लगा के चलना है। तो ये सजेशन मेरे और पूरे के पूरे बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ऐसा सारे सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो रिकार्डियन थ्योरी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ी है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो ये जो है डेवलप किया था जेएस मिल ने। तो डिटरमिन किया इन्होंने रेंट को थ्रू द टू फोर्सेस, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। Subsequent contribution to this theory were made by the economics Bentham, Marshall, John Robinson and Bowling। तो ये सारे पर्सन थे जिन्होंने दिया है मॉडर्न थ्योरी को। ये जो कहते हैं कि इन्होंने मेन मॉडर्न थ्योरी के लिए दो जो फैक्टर्स मेन हमारे होते हैं किसी भी प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, दैट इज अवर डिमांड एंड सप्लाई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक रेंट है, इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस टू द लैंड अलोन, ठीक है, अलोन है यहाँ पे। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ लेबर कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। ये लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की इनकम का पार्ट हो सकता है। तो ये जो थ्योरी है ये मान के चलती है कि जो भी रेंट अराइज होता है वो डिफरेंस होता है किसका, एक्चुअल अर्निंग का एंड ट्रांसफर अर्निंग का। एक्चुअल अर्निंग जो आप अर्न कर ही रहे हो, ठीक है। तो इससे पहले रेंट समझ लेते हैं कि रेंट क्या है और ट्रांसफर अर्निंग क्या है। तो रेंट है आपका जो, वो आपकी एक्चुअल अर्निंग है माइनस ट्रांसफर अर्निंग है। ये मैंने जब आपको पीछे वाला टॉपिक करवाया था, मैं आपको बोला था कि मैं आपको जो मॉडर्न थ्योरी कराऊंगी तब करवाऊंगी, इसका मतलब क्या है। ट्रांसफर अर्निंग आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट लिया था जब हमने स्टार्टिंग में किया था, तो वो यही है बस कि अगर आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हम कहीं और पे ट्रांसफर कर देते, किसी और ऑक्यूपेशन में लगा देते, तो वहां से इन्होंने क्या अर्न करना था, तो होगी ना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल एक जो आपका लेबर है वो 1000 रुपीज वेजेस है फर्म से ले रहा है, he would join some another firm only if it gives more than 1000 wages। तो वो दूसरी फर्म में क्यों जाएगा अगर उसके 1000 या 1000 से ज्यादा कुछ एडिशनल उसको मिल रहा है। अगर उसको सेम कंडीशंस मिल रही है और 1000 ही मिल रहा है तो वो क्यों जाने का सोचेगा, क्यों छोड़ेगा, वो पुरानी वाली फर्म को नहीं छोड़ेगा। अगर 1000 से कम मिल रहा है तब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 1000 तो उसको यहीं पे मिल रहा है। तो अगर उसके जो वेजेस हैं वो तभी फर्म को छोड़ेगा, मिनिमम वेजेस है जो उसके 1000 हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं होने चाहिए। तो जो ₹1000 है जो वो पहले वाली फर्म से ले रहा है वो बन गई उसका मिनिमम, दैट ही मस्ट गेट इन ऑर्डर टू रिमेन इन द प्रेजेंट जॉब। तो जो वो अपनी प्रेजेंट जॉब पे है तो 1000 तो वो मतलब उसको लेना ही है, मतलब अर्न करना ही है। अगर वो छोड़ेगा भी तो किसी और फर्म में उसको 1000 से ज्यादा मिलेगा। तो ये बन गई उसकी मिनिमम अर्निंग, मिनिमम अमाउंट जो उसको मिलेगी मिलेगी। तो जो हमारी एक्चुअल अर्निंग है, वेयर एज एक्चुअल अर्निंग इज दैट अर्निंग विच द लेबर गेट्स आफ्टर ट्रांसफर हिज जॉब। जब उसने अपनी जॉब को ट्रांसफर कर दिया तब उसको राइज होती है उसकी ट्रांसफर अर्निंग। देखो सपोज ही गेट्स 1200 इन सम अनदर फर्म एंड देन ₹1200 इज हिज एक्चुअल अर्निंग, ये उसकी होगी एक्चुअल अर्निंग। एंड 200 जो उसका हुआ
सरप्लस ट्रांसफर करने की वजह से हुआ ना, तो वो फर्स्ट फर्म से सेकंड फर्म में ट्रांसफर हो गया, तो उसको जो भी अर्न हुआ है ज्यादा, सरप्लस में जो भी उसको मिला है वो उसका बन गया रेंट। तो यही है रेंट का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कि जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है माइनस आपकी जो ट्रांसफर अर्निंग है। ट्रांसफर अर्निंग इन द सेंस कि आप ट्रांसफर से पहले क्या अर्न कर रहे थे, मिनिममली क्या अर्न करते। अगर वही जो पुरानी फर्म है वहां पे खड़े होके सोचे कि अगर हम यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, अगर हम ये छोड़ते हैं तो हमें कितना और मिलेगा, मतलब मिनिमम तो इतना मिलना चाहिए, इससे ज्यादा कितना मिलेगा, तो ये होगी आपकी ट्रांसफर अर्निंग। तो ये तो एग्जांपल एक लेबर की थी ना। तो उसी तरह से आपके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हमने कहीं और पे लगाए होते तो हमें कुछ अर्निंग होती है ना, तो वो अर्निंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही उसका रेंट होगा। अगर कोई एक एम्प्लॉय है, अगर एक जो लेबर है वो इस जगह पे आया है तो 1200 अर्न कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस हुआ मतलब 1000 तो उसने अर्न कर ही लेना था, उसको जो बेनिफिट हुआ वो कितने का हुआ, 1200 का, मतलब 200 का हुआ, तो ये उसका बन जाएगा सरप्लस रेंट। ठीक है, तो ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने मीनिंग दिया रेंट का, कि रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप जिसको छोड़ रहे हो, तो वो आपका क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप यही किसी और जगह पे लगाते तो फिर आप कितना अर्न कर पाते, ये सारी चीजें हैं। तो जो आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, इसके डिफरेंट टू कंसेप्शन है रेंट के। रेंट एज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड रेंट एज अ सरप्लस। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेक्चर लंबा ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। तो rent as a payment for the use of land. According to the modern theory, since rent is a payment for the use of land, it may be determined through the forces of demand and supply. तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही होगा। तो ये आपने रिकार्डिंग थ्योरी में भी पढ़ा, तो ये मॉडर्न जो थ्योरी है उसका ही डेवलपमेंट है, मॉडर्न फॉर्म है उसकी, मॉडर्न वर्जन है। तो डिमांड फॉर लैंड इज अ नॉट अ डायरेक्ट डिमांड, इट्स अ ड्राइव्ड डिमांड, है ना, ये हमने पहले किया था। ड्राइव डिमांड कौन सी होती है, जो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, किसी और वजह से कर रहे हैं, किसी और कारण से कर रहे हैं। आप मिल्क की डिमांड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मिल्क नहीं यूज करना, आपको कॉफी पीनी है, तो कॉफी पीने के लिए, कॉफी लेने के लिए आपको मिल्क की डिमांड करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड योर ड्राइव्ड डिमांड। तो रेंट जो लैंड है हम डायरेक्टली नहीं डिमांड करते हैं, हमें प्रोडक्शन करनी है, वी आर अ प्रोड्यूसर्स, तो हमें प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड चाहिए, हमें प्रोडक्शन करनी है। तो जितनी ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, उतना ही, अगर हमारा स्कोप हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, उतना ही हमारा भी स्कोप बढ़ जाएगा, हमारा भी दायरा बढ़ जाएगा, हमारे भी लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, हमें अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो द cultivator demands land because it can produce different products for which there is a direct demand from the people. तो लोग इनके प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए इनको लैंड की जरूरत होती है। तो डिमांड फॉर द लैंड डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एज मोर एंड मोर लेबर इज यूज्ड, इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल्स। जैसे आप नए नए लेबर्स यूज करते हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है ड्यू टू द डीएमयू, diminishing marginal returns, utility returns. So the demand curve for the land is a downward sloping curve. तो इसी वजह से इसकी जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। उसके ऑपोजिट अगर सप्लाई को पढ़े, तो सप्लाई इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। सप्लाई जो है लैंड की वो नहीं इंक्रीज की जा सकती, तो इस वजह से आपकी जो जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करेंगे एक पॉइंट को, वैसे ही आपका जो है रेंट डिटरमिन हो जाएगा। तो रेंट ऑफ लैंड इज डिटरमिन एट अ पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। जहां पे वो दोनों इक्वल होंगे तो वहां पे आपका जो रेंट राइज हो जाएगा। ये डिमांड कांस्टेंट है, आपने पहले इतनी डिमांड करी, इस पॉइंट पे हो रहे थे तो ये रेंट बन रहा था, अभी डिमांड बढ़ चुकी है तो ये हो गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया रेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लाइक द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, रेंट ऑफ लैंड विल बी डिटर्मिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मॉडर्न थ्योरी वाले कहते हैं कि हम यहाँ पे फर्टाइल वगैरह नहीं देख रहे हैं
कि उसकी जितनी ज्यादा अच्छी फर्टिलिटी होगी उतना ही उसका रेंट होगा। सिर्फ आप जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स का प्राइस डिटरमिन होता है वैसे ही रेंट का भी प्राइस डिटरमिन होगा, लैंड का भी प्राइस डिटरमिन होगा, रेंट डिटरमिन होगा। वो है मेन हमारे डिमांड एंड सप्लाई। तो रेंट एज अ सरप्लस, तो ये तो हो गया पेमेंट ऑफ डिमांड। तो रेंट एज अ सरप्लस की अगर हम बात करें तो क्या है ये वाला कॉन्सेप्ट। अनदर कंसेप्शन ऑफ द रेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज दैट द रेंट इज अ सरप्लस ऑफ एक्चुअल अर्निंग ओवर द ट्रांसफर अर्निंग। तो जो हमारी एक्चुअल अर्निंग है ये एक तरह की सरप्लस है ओवर द ट्रांसफर अर्निंग। मतलब कि जहाँ पे एक लेबर पहले काम कर रहा था, ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर वहां से होने के बाद उसकी जो एक्चुअल अर्निंग है वो कमा कितना रहा है, वो कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। एक पुरानी फर्म में वो 1000 ले रहा था, लेकिन जब उसने ट्रांसफर किया, ये उसकी ट्रांसफर अर्निंग, मतलब ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अगर ये किसी और जगह पे ट्रांसफर होता है तो मिनिमम इसको 1000 तो मिलना चाहिए, तभी वो ट्रांसफर होने का सोचेगा। अदरवाइज अगर मैं 900 दूं इस लेबर को, नई फॉर्म है मेरी, मैं 900 दूं तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको 1200 मिल रहा है तो उसकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है काम करने की, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1200 है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस जो आपका बन जाएगा 200 आपका रेंट बन जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा कि जो है सरप्लस, सरप्लस पॉइंट कंसेप्शन यही है, इसको हाईलाइट करना है आपको, actual earning over the transfer earning. So in the words of John Robinson, the essence of the concept of the rent is the conception of surplus earned by the particular part of the factor for the production over and above the minimum earning is necessary to induce it to do its work. तो ये यही कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो जितना ज्यादा अर्न करेगा अपनी मिनिमम अर्निंग से, मिनिमम अर्निंग जो कि जरूरी है, उसको काम करने के लिए हमें कुछ तो देना पड़ेगा उसको इंड्यूस करने के लिए, तो वो जितना अपनी मिनिमम अर्निंग से ज्यादा अर्न करेगा, अबव अर्न करेगा, वही उसका क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। तो रेंट इज द एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। देन elasticity of demand is highly significant factor to explain the rent in the sense of surplus। तो इसको समझने के लिए हमें जो अपने मेन 3 कॉन्सेप्ट है आपके, आपने ये पढ़े होंगे इलास्टिसिटी में, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों को देखते हुए हम अपना जो है ये सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होल सोसाइटी द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, चेंज हो ही नहीं सकती, इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। एंड लैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हैज नो अल्टरनेटिव यूजेस, तो लैंड के जो है अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। द सप्लाई प्राइस ऑफ द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ द लैंड इज अ जीरो। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो आपकी क्या होगी, सप्लाई अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग तो यहाँ पे हुई नहीं है क्योंकि इसको कहीं और पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी ट्रांसफर अर्निंग ही नहीं है तो आप जितना ज्यादा उससे अर्न करोगे वो सारा का सारा ही एज अ रेंट ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये आपने पहले भी देखी है डायग्राम, समझिए ना। देखो सिंपल डिफरेंस ये है, मॉडर्न वालों ने ट्रांसफर अर्निंग यहाँ पे 0 ली है, क्यों ली है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस थ्योरी हैज नो अल्टरनेटिव यूजेस, जो लैंड है उसके अल्टरनेटिव यूज नहीं है। ठीक है, तो जो सप्लाई प्राइस है या कह लो उसका जो ट्रांसफर अर्निंग है वो 0 है। इस वजह से जब आप जितना भी अर्न करोगे वो आपका सारा का सारा क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। ओके, तो रेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग आपके 0 है, आप जितना भी अर्न कर रहे हो वो सारा का सारा ही आपका क्या है, रेंट है। तो अगर आपकी पहले आपकी डिमांड इतनी थी, आप इतना अर्न कर रहे थे, ये रेंट था। तो अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, आप नया कुछ अर्न करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो द इंटायर इनकम ऑफ द फैक्टर हु सप्लाइज परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसकी सप्लाई को इंक्रीज किया ही नहीं जा सकता, जिसका अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो वहां पे जो आपका रेंट है, जितनी आप अर्न करोगे वो सारा का सारा ही क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। ठीक है, क्यों अल्टरनेटिव यूज क्यों नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसलिए नहीं है।
अगर परफेक्टली इनइलास्टिक ना हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, तब क्या हो? The supply of factor is perfectly elastic when it can be increased up to the extent with increase in the demand. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हम उसकी सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकते हैं. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट स्केयर, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं इलास्टिक केस की, तो यहाँ पे स्केयर नहीं है. हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एट द एग्जिस्टिंग रेट, क्योंकि देखो अगर चीजें स्केयर होंगी तभी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी ना, तो यहाँ पे स्केयर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है. तो अगर लेबर को ही देखे तो लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप जो है सारा इक्वली लेके चले तो फिर वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप दूसरी फॉर्म में जाओ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लेबर है. तो लैंड की अगर बात करें, लैंड स्केयर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती. कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर लैंड की देखे तो अगर हम कल्टीवेशन ना करके यहाँ पे कुछ और इस लैंड को किसी और पर्पज के लिए यूज करते तब हम कितना अर्न कर पाते. अगर हम उसको ना करके इंडस्ट्री वगैरह ना लगा के जो भी अर्न कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं, तो वो बन गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अभी यहाँ पे स्केयर है ही नहीं है चीजें, आप कल्टीवेशन करो, इंडस्ट्रियल वगैरह जो भी कुछ भी करो, तो यहाँ पे जहाँ पे स्केयर नहीं है चीजें वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग रेट है, एट द एग्जिस्टिंग रेट एनी अमाउंट ऑफ फैक्टर इज अवेलेबल फॉर द यूज. तो जितने भी फैक्टर्स आपको चाहिए आप सबको यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे जो एक्चुअल अर्निंग है वो आपकी बन गई इक्वल. ट्रांसफर अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग विल बी इक्वल. तो जब दोनों इक्वल ही आ गए, दोनों 500 ही आ गए, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा. तो यहाँ पे जो है रेंट आपका जीरो हो गया, यहाँ पे भी रेंट नहीं बनता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये देखिए हॉरिजेंटली आपको दिखाया जा रहा है, मतलब कि इसको इंक्रीज किया जा सकता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे इसको इंक्रीज किया जा सकता है. स्केयर नहीं है चीजें, तो आपकी जो एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग है वो इक्वल ही है, क्योंकि चीजें स्केयर नहीं है. तो यहाँ पे जो आपका है रेंट जीरो बन जाता है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो थर्ड केस की बात करते हैं, दैट इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो लेस देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की ये सिचुएशन है जो ये कौन सी सिचुएशन होती है? जब आपकी डिमांड तो इंक्रीज होती है और साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, बट आपके जो सप्लाई और डिमांड का चेंज है वो इक्वल नहीं है. सप्लाई में जितना चेंज डिमांड में जितना चेंज आ रहा है उसके इक्वल जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो बहुत ही कम चेंज आ रहा है. इसीलिए क्या है ये लेस एंड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई डिमांड में जितना इंक्रीज आ रहा है रिलेटिवली मुझे लगा बंद हो गई है रिकॉर्डिंग, सॉरी. तो ये देखो एक सेकेंड. when increase in demand is followed by relatively less increase in the supply, तो जो आपकी डिमांड में इंक्रीज हुआ सप्लाई में भी इंक्रीज हुआ लेकिन लेस हुआ. in this situation when the demand for the factor rises then the supply increases. जैसे ही मतलब फैक्टर डिमांड राइज होगी फैक्टर्स में, वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, बट समवट स्मॉल अमाउंट, लेकिन इतनी नहीं होगी जितना ऊपर वाले केस में था. भी जितनी मर्जी कर लो होगी लेकिन कम होगी. इन दिस केस एक्चुअल अर्निंग इज द ग्रेटर देन ट्रांसफर अर्निंग. एक्चुअल अर्निंग आपकी ज्यादा है ट्रांसफर अर्निंग से, बहुत ज्यादा है. तो जो फैक्टर है, फैक्टर विल गेट रेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग. एक्चुअल अर्निंग आपकी जो आपने नई जगह पे जाके अर्न किया, तो वहां से जो आप अर्न कर रहे हो, जैसे नई जगह पे अगर गए तो वहां से आपको मिला लेबर को वही पुरानी एग्जांपल 1500, पहले कितना मिल रहा था 1000, तो अभी डिफरेंस कितने का आ गया 500 का. तो ये यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल अर्निंग है वो ज्यादा होगी, तो ज्यादा होने के कारण आपका जो रेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा. सो ये आपका लेस इलास्टिक का केस, परफेक्टली लेस देन इलास्टिक का. तो जो आपकी ट्रांसफर अर्निंग है इस केस में आप देख सकते हो आपकी जो रेंट है
वो डिमांड में चेंज होने के कारण ये बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये था व्हेन डिमांड डी थी, तो रेंट OPEQ, OPEQ, OP, एक सेकेंड, OPEQ। ठीक है, तो उसके बाद ये होगी आपकी एक्चुअल OSEQ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपका रेंट हो गया PES। उसी तरह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है तो डिमांड की चेंज होने के कारण आपका जो रेंट है वो भी चेंज हो जाता है, रेंट आपका ज्यादा हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मेरे लेसन अच्छे लगते तो प्लीज लेसन को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँ बीकॉम स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन का टॉपिक भी 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो बेटा इसको भी एक बार पढ़ लेना। तो क्वेश्चन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये क्या होता है, क्वेश्चन आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है टोटल रेवेन्यू आपकी 3000, आप कुछ शर्ट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो वो 3000 है, और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या है 3000, तो डिफरेंस हुआ आपका 0 का, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सपोज कि अगर शॉर्ट रन में जो आपकी डिमांड है शर्ट्स की वो इंक्रीज हो जाए, शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई को तो नहीं इंक्रीज किया जा सकता ना इमीडिएटली, तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो उतनी रहेगी आपकी। तो जो डिमांड है, डिमांड इंक्रीज होने के कारण आप जो चीजें हैं वो कॉस्टली बेचनी शुरू कर दोगे, तो अभी आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी, शर्ट से 3400, और वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी है 3000 ही है, तो अभी आपका यहाँ पे रेंट कितना हो गया फिर 400 का। ठीक है, तो क्वासी रेंट एक बार पढ़ लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसन अच्छे लगते तो प्लीज लेसन को लाइक जरूर कर दीजिए। पिछले वाले में है अगर रिस्पॉन्स मिलता रहता है तो फिर मोटिवेशन मिलती है, लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपका कम हो गया था जिस वजह से ये मेरा लेक्चर लेट हो गया। तो अगर आपको लेसन रेगुलरली चाहिए तो प्लीज आपको साथ साथ फीडबैक देनी जरूरी है। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और लेसन को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।